नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सारा इंडिया परिवार के बारे में। सारा इंडिया के संदर्भ में सर्वप्रथम हमने आज से करीब 5 से 6 महीने पहले 21/11/2020 को एक वीडियो पब्लिश किया था, जिसमें हमने कहा था कि सहारा इंडिया की केस स्टडीज के बारे में हम आपके सामने अपनी ब्रीफ रखेंगे। उसके बाद रेगुलर हमने 3 से 4 वीडियो पोस्ट किए, जिसमें हमने आम निवेशकों को यह जानकारी देने का प्रयास किया कि आखिर सहारा इंडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आज निवेशकों को यह पता ही नहीं है कि मामला चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और उन्हें उनकी राशि कब मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रत्येक निवेशक को सिर्फ उतनी ही जानकारी है जितनी वह अपने एडवाइजर से या अपने सीनियर लीडर से सुनता है। वैसे आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि सहारा इंडिया के संदर्भ में हम हमारी बात को बार बार नहीं रखना चाहते हैं। इस कारण संभवतः ये हमारा अंतिम वीडियो पोस्ट होगा सहारा इंडिया के बारे में। इसके पीछे कारण ये है कि हमने हमारे एक वीडियो में निवेशकों को ये कहा था कि आपको 31 मार्च तक का वेट करना चाहिए। यदि 31 मार्च तक परिस्थितियां सकारात्मक नहीं होती है तो आपको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। 31 मार्च निकल गया। 31 मार्च को निकलने के बाद अभी कुछ 2-4 दिन पहले सहारा के मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर, बिजनेस टाइकून सारा श्री सुब्रत राय ने निवेशकों को संबोधित किया और निवेशकों को संबोधित करते हुए अपना वक्तव्य उन्होंने जनता के सामने रखा। चूंकि एक लंबे समय से मैं भी आपको ये कह रहा था कि आपको 31 मार्च तक रुकना चाहिए, सारी परिस्थितियों पे गौर करने के बाद हमने भी ये सोचा कि हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय आपके समक्ष रखें। सारा इंडिया के संदर्भ में सारा इंडिया क्या है, उसका क्या वजूद है और सहारा से भी विवाद क्या है, वह सारी बातें हम पहले अपने वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन फिर भी जिन निवेशकों ने वह वीडियो नहीं देखा है, वह निवेशक इस वीडियो के समाप्त होने के बाद ही वह पुराने 2 वीडियो, जिसमें सहारा से भी विवाद क्या है और सहारा का वजूद क्या है, सहारा श्री क्या है, इस संदर्भ में जो हमने वीडियो पोस्ट किए थे उनको इस वीडियो के साथ ऐड किया जाएगा। तो अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर यदि अंत तक देखते हैं तो सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो मेरा प्रत्येक उस निवेशक से जिसका कि सहारा इंडिया में पैसा जमा है, प्रत्येक वो निवेशक जो जानकारी चाहता है कि आगे क्या होगा, वह इस वीडियो के समाप्त होने के बाद जो 2 वीडियो और शुरू होंगे उनको भी अंत तक जरूर देखें, ताकि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वह चीजें क्लियर हो पाए। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं सहारा श्री के उद्बोधन के बारे में। सहारा श्री सुब्रत राय ने सहारा परिवार के निवेशकों को संबोधित करते हुए 19 मिनट का एक अपना संदेश दिया और उस 19 मिनट के संदेश में उन्होंने यह कहा कि निवेशकों के हित ही उनकी प्राथमिकता है। वह निवेशकों का हित चाहते हैं और निवेशकों के लिए हित के लिए वह लड़ रहे हैं। लेकिन अपने पूरे संदेश में उन्होंने केवल और केवल कोरोना पर ज़्यादा फोकस किया और कोरोना के चलते परिस्थितियों के सामान्य होने की बात नहीं होने की बात कही। उन्होंने ये कहा कि कोरोना के चलते हमारी व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने ही कहा था दिसंबर 2020 में कि 31 मार्च 2020 तक 21 तक हम हमारी परिस्थितियों को सामान्य कर लेंगे, लेकिन कोरोना के चलते हम यह नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी समय के अंदर यदि कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया तो आगे परिस्थितियां और भी भयावह हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि सहारा सेबी अकाउंट में 24,000 करोड़ रुपया जमा है और 8 वर्षों में
केवल 107 करोड़ रुपए का भुगतान ही सेबी निवेशकों को कर पाया है। 150 से अधिक अखबारों में सेबी द्वारा विज्ञापन दिए गए थे और निवेशकों से ये कहा गया था कि जिन जिन के भुगतान बकाया है वह सेबी में अप्रोच करें और अपनी राशि प्राप्त करें। अंतिम विज्ञापन सेबी द्वारा 26/3/2018 को पब्लिश किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 जुलाई 2018 तक जो आवेदन करेंगे उनको ही भुगतान किया जाएगा, ऐसा कहा गया। मैं तमाम उन साथियों से कहना चाहता हूं कि सेबी केवल और केवल उन्हीं निवेशकों की राशि का भुगतान कर सकता है जिनका पैसा उन 2 विवादित कंपनियों में, जिसमें सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग शामिल है। क्योंकि अप्लाई के अंदर जो फॉर्म का प्रारूप था, यदि आप लोगों ने देखा हो, उसको पढ़ा हो और उसको समझा हो, तो केवल उन 2 कंपनियों के निवेशक ही उसमें आवेदन कर सकते थे। लेकिन आज की तारीख में 6 करोड़ से अधिक निवेशक और 12 लाख से अधिक एडवाइजर पीड़ित है, क्योंकि सभी का पैसा उन कंपनियों में नहीं फंसा हुआ है। लोगों का पैसा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, स्टार्स क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा क्यू शॉप के अंदर उलझा हुआ है और वह निवेशक इस चीज के अंदर अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करें? क्योंकि उनके पास जो निवेश बॉन्ड है, उनके पास जो दस्तावेज है, वह सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के नहीं है। इस कारण समय निकल जाने के बाद भी वह निवेशक राहत के लिए सेबी से उम्मीद नहीं लगा सकते। पैसा इन कंपनियों का किन कंपनियों और किन सोसाइटियों में किस रूप से टर्नअप हुआ, इसकी जानकारी सबको है। इसके बाद ही सहारा श्री ने एक बात कही कि हमारे पास 3 गुना से अधिक परिसंपत्तियां हैं और वह 3 गुना से अधिक परिसंपत्तियां जो है, वह परिसंपत्तियां हम बेचकर अगर लोगों का भुगतान करें तो वह संपत्तियां बड़े आकार की है और उसका हमको उचित दाम नहीं मिल पाएगा। साथियों, मैं एक बात कहूंगा, वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में बहुत ही अलग बात कहने वाला हूं मैं। तो संपत्तियां बहुत बड़े आकार की है, यदि हम आज किसी को बेचते हैं तो औने पौने दाम में बिक जाएगी और उससे निवेशकों का जो हित है वह सार्थक नहीं होगा। वहीं पर सहारा श्री ने यह बात भी कही कि कंपनी पर एम्बार्गो लगा हुआ है, यदि हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वह राशि सहारा सेबी के अकाउंट में जमा हो जाएगी। लेकिन एम्बार्गो की बात जब भी आती है तो सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहा जाता है। कंपनीज और सोसाइटी में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जिन निवेशकों का पैसा सोसाइटियों के अंदर जमा है, क्यू शॉप के अंदर जमा है, उनका तो सेबी से कोई लिंक ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आपकी ये 2 तरफा बात प्रश्न खड़े करती है। आपने यह भी कहा कि यदि निवेशकों के किसी प्रकार के कोई प्रश्न है तो वह फील्ड प्रबंधकों तक पहुंचाए ताकि आपके द्वारा उसके उत्तर दिए जा सके। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जब निवेशक आपकी उस बात को मानकर कि निवेशकों को यदि कोई शिकायत है तो सीधे आपसे कांटेक्ट करें, आप द्वारा उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। तो जब निवेशकों की ओर से कोई पत्र आपको मिलता है, चाहे वह सहारा क्रेडिट हो, चाहे वह स्टार्स क्रेडिट हो, चाहे वह सहारा क्रेडिट हो, चाहे वह क्यू शॉप हो, तो क्या आपके द्वारा उन पत्रों का जवाब दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दिया जाता है। आखिर निवेशक कब तक आपके इस भरोसे बैठे रहे, क्योंकि 1 दशक से अधिक का वक्त तो वो गुजार चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रत्येक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजिंग बोर्ड अलग है, उनके रजिस्टर्ड कॉरपोरेट ऑफिस अलग है, प्रत्येक के प्रधान कार्यालय,
प्रत्येक अलग अलग राज्य में स्थित है। हम बात करें सहारा क्रेडिट की, तो अलीगंज लखनऊ में ऑफिस है, जिसे आप द्वारा 2010 में रजिस्टर्ड कराया गया। सहारा एंड क्रेडिट की बात करें तो 2014 में रजिस्टर्ड कराया, जिसका ऑफिस भोपाल के अंदर है। स्टार्स क्रेडिट की बात करें 2014 में रजिस्टर्ड, इस सोसाइटी का ऑफिस सैफाबाद हैदराबाद के अंदर स्थित है। लेकिन जब इन निवेशकों का पैसा आपके सहारा इंडिया की उन 2 सोसाइटियों में इन्वेस्ट नहीं है, तो इन सोसाइटियों के निवेशक क्यों दंश भुगते? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने पहले वीडियो में ये कहा था कि प्रत्येक जो निवेशक है वह अपने क्षेत्र के वकीलों से राय ले, अनुभवी लोगों से राय ले कि उन्हें क्या करना है। उसके बाद मुझे कई निवेशकों के फोन आए और वो कहते हैं कि सर कई वकीलों के पास हम गए, लेकिन वह इस बात को ही नहीं समझ पा रहे, या फिर हमारी राशि 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट है, जिसके अंतर्गत हमें वकील खर्चा काफी महंगा पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं हम आपसे। हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि एक आम निवेशक अपने अधिकारों के लिए बिना वकील किए खुद भी कैसे लड़ सकता है, कैसे वह अपनी बात को सामान्य रूप से कह सकता है। ऐसी अवस्था में निवेशकों के फोन आ रहे हैं कि हमारी राशि तो कम है, हम वकीलों के खर्चे उठाने के अंदर सक्षम नहीं है, हम ऐसी क्या कार्रवाई करें जिससे हमें हमारी राशि मिल पाए और हमें अनर्गल खर्चों में भी नहीं पड़ना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कार्रवाई करें तो करें कैसे, क्योंकि हमें इस चीज की भी जानकारी नहीं है कि हमारा कौन सी सोसाइटी में इन्वेस्ट है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट है, और उसके लिए हमको क्या प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, या हम इंतजार करके बैठे रहें। ऐसी अवस्था के अंदर चूंकि आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट फोन करके पूछ लेते हैं कि सर आप सहारा इंडिया से बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और कभी भी आप समय नहीं देखते हैं कि रात की 12 बज रही है, 2 बज रही है, सुबह की 7 बज रही है, आप जब चाहे तब फोन कर देते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर जब मैं स्वयं कई कार्यों में बिजी रहता हूँ, कोर्ट्स में बिजी रहता हूँ, मैं एक आम व्यक्ति का फोन उस समय नहीं उठा पाता हूँ और उसे जवाब नहीं दे पाता हूँ। यदि आपका पैसा सहारा इंडिया परिवार के किसी कंपनी में, किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट है और वह राशि आपको नहीं मिल पा रही है, और आप ये चाहते हैं कि हम आपको सजेशन दें कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रत्येक निवेशक सुने, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को प्रत्येक निवेशक तक आप शेयर करें, प्रत्येक एडवाइजर तक शेयर करें, प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को सुनना चाहिए। क्यों? इसके पीछे कारण है कि जब शाहरा श्री के उद्बोधन को हमने हमारे YouTube चैनल पर डाला, तो वहां पर यदि 400 लोगों ने उसको लाइक किया है तो 150 लोगों ने डिसलाइक किया है। मेरे किसी भी वीडियो पर ऐसा पहली बार हुआ जब इतने अधिक लोगों की संख्या में डिसलाइक आए। मतलब बात एक ही है कि निवेशक सहारा श्री की बातों से संतुष्टि नहीं हुए। ऐसी अवस्था में आप चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी के हो, चाहे आप पंजाब के हैं, चाहे आप यूपी के, चाहे आप बिहार के, चाहे आप राजस्थान के, चाहे आप देश के किसी भी कोने से, यदि आप अपनी लड़ाई को खुद लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहिए इस मैटर में, यदि आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो लिखने का एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में आपको क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। आपको 2 ही भाषा है, या तो हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें। आपको केवल अपना नाम लिखना है, अपना सरनेम लिखना है, अपने जिले का नाम लिखना है और अपने राज्य का नाम लिखना है। इसके अलावा आपको अपना मेन मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर, ये चीज आपको उस जगह लिखनी है। और यह लिखने पर
आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको फोन आएगा और आपको सजेशन दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। आप यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करने पर, लिंक क्लिक करने पर आपने अपना नाम, अपना सरनेम, अपना जिले का नाम, अपने राज्य का नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया तो आपको तुरंत ही फोन आ जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। यदि आपने ये कर दिया तो हमारी सुविधा के अनुसार आपको फोन आ जाएगा, और फोन आएगा तो ये बता दूं कि आपको हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस नंबर से आपको कॉल आ जाएगा और उसके अंदर हमारे द्वारा गाइड किया जाएगा कि आपको क्या करना है, और उस गाइडेंस के अनुसार आप अपने एरिया में, अपने ही घर पर रहकर अपनी राशि को पाने के लिए आगे का प्रोसेस फाइल कर सकते हो। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब किसी चीज की अति हो जाती है और लंबे समय तक एक लंबे विश्वास और भरोसे के आधार पर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां पर अपने को अपने प्रयास करने बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यह मेरी सलाह है आप सभी निवेशक साथियों से, जो भी ये चैनल देख रहे हैं। यदि आपका पैसा सहारा इंडिया के अंदर उलझा हुआ है और आप अपनी राशि को नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं, ऐसी अवस्था के अंदर मैंने आपको सजेशन दिया है कि आप सर्वप्रथम तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको प्रत्येक अपडेट मिल जाए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को क्लिक करके आप जो डिटेल मैंने कही है वो पोस्ट कीजिए, और फिर हमारी सुविधा अनुसार आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे, आपके कॉलिंग नंबर पे आपको कॉल आएगा जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको क्या प्रोसीडिंग आगे आजमानी है, क्या कार्रवाई करें कि आपको आपकी राशि मिल जाए। ये ध्यान रखिएगा, आपको फोन जो मेरे डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, अगर इसी नंबर से कॉल आता है तो हमारी टीम द्वारा कॉल किया होगा, वह ऑथेंटिक कॉल होगा। यदि किसी और नंबर से कॉल आया है तो उससे किसी भी रूप से कोई पत्राचार, कोई व्यवहार और कोई भी संदेशों का आदान प्रदान नहीं करें। हमारे नाम से, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट उदयपुर के नाम से यदि किसी अन्य नंबर से कॉल आता है और आप किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार करते हैं तो उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। तो साथियों, संभवतः ये मेरा एक अंतिम वीडियो है। इसके बाद मेरा कोई वीडियो सहारा के संदर्भ में पोस्ट नहीं होगा, इसीलिए प्रत्येक निवेशक साथी को यह वीडियो जरूर शेयर करें, और हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो व्यक्ति इस लिंक को फॉलो करके अपने नाम पते की डिटेल डालते हैं, हमारे द्वारा उनको कॉल किया जाएगा और उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा और एक अच्छी राय दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रत्येक निवेशक शेयर करें, और पुराने जो महत्वपूर्ण 2 वीडियो है इस वीडियो के बाद अब शुरू हो रहे हैं, उनको ध्यान से सुने और समझें ताकि आप समझ पाए कि सहारा समूह क्या है, उसका वजूद क्या है और सहारा सेबी का विवाद क्या है। और यदि आपका सहारा के रियल एस्टेट और हाउसिंग में इन्वेस्ट नहीं है तो अब आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। तो साथियों, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं, और अब आप सुनिए आगे के वीडियो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज बात कर रहे हैं हम सहारा इंडिया परिवार की, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून सहारा श्री सुब्रत राय के बारे में और उनके बिजनेस के बारे में। विगत 1 दशक से सहारा इंडिया परिवार के निवेशक, एडवाइजर, लीडर और उनके कर्मचारी एक दंश भुगत रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आज जहां आए दिन सहारा इंडिया द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाकर अपनी सफाई दी जा रही है कि वह निवेशकों को राशि क्यों नहीं लौटा पा रहे हैं और अतिशीघ्र उनके द्वारा विलंब समयावधि का भी ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, वहीं सेबी सहारा के खिलाफ और सहारा सेबी के खिलाफ अपनी जंग
लगातार जारी रख रहे हैं, लेकिन इनके बीच में पीस रहे हैं हमारे देश के 6 करोड़ से अधिक निवेशक और 12 लाख से अधिक व्यक्ति, जो कि इसमें जिनके रोजगार के जरिए उनके घर का चूल्हा जलता था। आज ये लोग एक दंश भुगत रहे हैं, एक सजा भुगत रहे हैं। निवेशकों का यही दर्द है कि उनको पैसा कब मिलेगा। क्या करें निवेशक इस बुरे दौर में? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं, यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र लीगल चैनल के रूप में आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन हम इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। इसीलिए कहना चाहता हूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चूंकि सहारा पर हमने अपनी बात रखनी अब शुरू की है, इस कारण आज हम सिर्फ यही जानेंगे कि आखिर क्या है सहारा, क्या वजूद है सहारा का, क्या वजूद है सहारा श्री सुब्रत राय का। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 6 करोड़ से अधिक लोग जिस सहारा इंडिया परिवार से जुड़े, जिन 12 लाख से अधिक लोगों ने रोजगार पाया सहारा इंडिया से, इतने बड़े समूह का किसी एक निजी सेक्टर से जुड़ना, यह भारत का ही नहीं विश्व का अनूठा अचीवमेंट है। आखिर लोगों का इतनी बड़ी संख्या में अटैचमेंट क्यों हुआ सहारा इंडिया के साथ? एक ऐसी कहानी जो वास्तव में जादुई है, जो मिरेकल है, जिस पर विश्वास नहीं होता है। और कुछ भी बात कर रखने से पहले हम आज आपको सहारा इंडिया के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जिसे पूरा सुने, आप अंत तक सुने। मेरा यही निवेदन है आपसे कि एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर विश्वास नहीं होता कि एक जादुई व्यक्तित्व 10 जून 1948 में जन्म लेने वाले व्यक्ति श्री सुब्रत राय, जिन्होंने साइकिल पर नमकीन, बिस्किट्स, साबुन जैसे प्रोडक्ट बेचकर अपने जीवन की शुरुआत की और कुछ नए सपनों को लेकर, एक नए भारत के निर्माण को लेकर, भारत को एक नवीन दिशा देने के मकसद से सन 1978 में एक लैम्ब्रेटा स्कूटर, एक छोटे से ऑफिस, 2 कुर्सी, 2000 रुपए की पूंजी और साथ में 42 निवेशकों के साथ मिलकर शुरू किया उन्होंने पैरा बैंकिंग बिजनेस। उस समय हम बात कर रहे हैं सन 1978 की। उस समय आम लोगों के पास अपनी राशि को निवेश करने के लिए कोई बेहतर विकल्प मौजूद नहीं थे। गांव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तब श्री सुब्रत राय द्वारा इस पैरा बैंकिंग व्यवसाय को शुरू किया, जिसमें सहारा द्वारा दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आधार पे और एफडीआर के रूप में लोगों से निवेश कराया जाता था और एक बेहतर रिटर्न दिया जाता था। एक पारदर्शिता, एक अच्छी कमांड और लोगों का इतना भरोसा मिला सहारा को कि एक मिरेकल ही माने कि सहारा ने फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, सहारा मीडिया चैनल, सहारा एयरलाइंस, सहारा सुपरमार्केट, आईटी रिटेल वेंचर में अपने कदम आगे बढ़ाए। सहारा के बेहतरीन कार्यों के लिए सहारा के फाउंडर और चेयरमैन बिजनेस टाइकून श्री सुब्रत राय को 1986 में नोबल सिटीजन अवार्ड, 1994 1994 में उद्यमश्री अवार्ड, 2001 में नेशनल सिटीजन अवार्ड, 2002 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, 2004 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड और 2007 में टीवी आइकॉन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। हिंदुस्तान में ऐसे चेहरे नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिनको लगातार इस प्रकार के ऐतिहासिक सम्मानों से नवाजा जाए। व्यवसाय जगत के हर क्षेत्र में सहारा श्री सुब्रत राय ने अपना परचम लहराया। राजनेता हो या फिल्मी सितारे या खेल जगत, सुब्रत राय का सबसे नजदीक का ही अपना रिश्ता रहा। यहाँ तक कि बुरे दौर में सबका साथ निभाया, चाहे वह महानायक अमिताभ बच्चन ही क्यों न हो। 11 वर्ष तक टीम इंडिया क्रिकेट टीम का प्रायोजक रहा सहारा। पुणे वॉरियर्स टीम या फार्मूला 1 रेस या राष्ट्रीय खेल हॉकी, किसी न किसी रूप में सहारा की भागीदारी बनी रही है।
फिल्मी सितारों और खेल जगत को एक मंच पर लाने की बात हो तो यह श्रेय केवल और केवल शारा श्री को ही जाता है, जिन्होंने खेल जगत और फिल्म जगत को एक मंच पे लाए। उनका सपना था कि एक वर्ल्ड फेमस हाईटेक फिल्म सिटी बनाना। अगर हम बात बॉलीवुड की करें तो सरकार, पेज 3, वांटेड, नो एंट्री जैसी फिल्मों से संबंध रहे हैं सारा इंडिया परिवार के। विदेशों में भी अपनी धाक जमाते हुए शारा श्री सुब्रत राय ने अमेरिका के 2 होटल, जिनका नाम विश्व में प्रसिद्ध है, न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क, और लंदन के मशहूर होटल ग्रासवेनर को भी सहारा की शान में शामिल किया। यह संपत्तियां है सहारा की जो विश्व के पटल पे भारत का नाम गौरवान्वित करती है। सहारा के पास मुंबई एम्बीवली में 313 एकड़ प्रोजेक्ट, मुंबई वर्सोवा में 106 एकड़ की जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ जमीन, देश के भिन्न भिन्न शहरों में 764 एकड़ जमीन। वर्ष, और यहाँ पर मैं आपको सबसे अलग बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि वर्ष 2013 में टाइम मैगजीन ने सहारा इंडिया को भारतीय रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाली कंपनी में शुमार किया। और अगर निजी क्षेत्र में कहे तो सहारा इंडिया पहला ग्रुप बना जिसने संपूर्ण देश में लाखों रोजगार दिए। ये खिताब ही है। वहीं पर इंडिया टुडे ने सहारा श्री सुब्रत राय को देश के सबसे 10 ताकतवर लोगों की सूची में शामिल किया। सहारा इंडिया के फाउंडर, चेयरमैन, बिजनेस टाइकून सहारा श्री सुब्रत रॉय के निवास की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस की तर्ज पर उनका मकान बना हुआ है। अन्य निवास की बात करें तो ब्रिटेन के शाही निवास बकिंगम पैलेस का प्रतिरूप है। उनके बेटे की शादी देश की यादगार और महंगी शादियों में से एक है। सहारा श्री सुब्रत रॉय के निवास स्थान में रोल्स रॉयस, BMW, बेंटली कारों का जखीरा उनकी शान बढ़ाता है। देश के बुरे वक्त के दौर में जब सहारा इंडिया परिवार ने 300 शहीदों के जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए अपनी महती भूमिका निभाई, तब स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले कंठ से सहारा इंडिया परिवार, सहारा श्री की तारीफ करने से वो खुद को नहीं रोक पाए। यहां पर आप खुद सुने हमारे माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज को कि क्या कहना चाहते हैं वो सहारा इंडिया परिवार के बारे में। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आगे की बात करें, फर्श से अर्श तक का ये सफर सहारा श्री का चमत्कारिक ही रहा है, जिसे किसी अर्थशास्त्री द्वारा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या किसी बिजनेसमैन द्वारा समझ पाना मुश्किल ही नहीं है कि 1-2 हज़ार रुपए की बिजनेस की शुरुआत के साथ केवल एक छोटे से ऑफिस में शुरुआत करने वाले सहारा सुब्रत राय ने ऐसा आखिर क्या किया कि 6 करोड़ से अधिक निवेशक जुड़े, 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया और पूरे विश्व में अपना एक परचम लहराया। यह समझना किसी अर्थशास्त्री द्वारा संभव ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज 6 करोड़ से अधिक निवेशक, 12 लाख से अधिक रोजगार को चोट लगी। सुब्रत राय का कोई सानी नहीं है। उन्होंने इस देश को दिया है, कुछ लिया नहीं है। विकास का पर्याय बनाया है उन्होंने इस देश को। लेकिन सोचने की बात यह होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ सहारा इंडिया के साथ, क्या सहारा इंडिया के 6 करोड़ निवेशक का भविष्य दांव पर लग चुका है। 135 करोड़ की आबादी में अगर 6 करोड़ लोग किसी एक ही संस्था में हैं तो सोचा जा सकता है कि उस संस्था का वजूद क्या होगा। साथियों, मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा
कि आज सबसे बड़ी बात लोगों के दिमाग में एक ही बात लगी हुई है कि इन कानूनी विवादों के चलते जो सहारा और सेबी का विवाद चल रहा है, क्या इन कानूनी विवादों के चलते क्या 1.5 लाख करोड़ वाले सहारा इंडिया परिवार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? क्या 12 लाख परिवारों के जो चूल्हे चलते थे सहारा के कारण, क्या वो बंद हो जाएंगे? क्या 6 करोड़ निवेशकों की राशि डूब जाएगी? बहुत ही सोचनीय स्थिति है कि आखिर सरकारी खामियों का नतीजा क्यों भुगते निवेशक। लेकिन आज भी हजारों निवेशकों को मालूम नहीं है कि सहारा के साथ हुआ क्या है। लेकिन एक बात मैं सबसे अलग कहना चाहूंगा कि जब भी किसी कंपनी के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा हुई जब उस संस्था पे या उसके प्रमोटर या उसके डायरेक्टर्स पे कोई विपरीत समय आया और वो लोग जेल गए, तो ऐसी अवस्था के अंदर ताश के पत्तों की तरह वो संस्थाएं ढह गई, खत्म हो गई। लेकिन सहारा इंडिया का वजूद आज एक दशक से लड़ते हुए भी आज भी उसी रूप में कायम है। तो आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिन परिस्थितियों के चलते विश्व के एक बहुत बड़े बिजनेस, सहारा इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेस को, जो कि इस देश की पहचान था, उसको स्कैम कहा गया? क्यों सहारा स्कैम कहा गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ये विवाद कब थमेंगे? इन विवादों की जड़ क्या है? विवाद क्यों पैदा हुए? और निवेशकों को उनका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या गलती सहारा की है? क्या गलती सरकार की है? क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाली इस संस्था को जीवित रखने में अपना योगदान दे? इन्हीं सारे मुद्दों पर हम अगले वीडियो में आपके समक्ष चर्चा करेंगे। लेकिन यही कहूंगा, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोर्ट से जुड़ी कोई भी लीगल अपडेट, सहारा से जुड़ी प्रत्येक लीगल अपडेट हमारे द्वारा इस चैनल पे बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से दी जाएगी। यदि आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं, एडवाइजर हैं, लीडर हैं, कर्मचारी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक निवेशक तक शेयर करें कि आखिर आगे के चलते विवादों को लेकर आगे की क्या रणनीतियां होगी, क्या स्थितियां होगी और निवेशकों को उनकी राशियां कैसे मिलेगी। इसी मुद्दे पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा कि सहारा इंडिया के मैटर में हमने 2 वीडियो पोस्ट किए थे जिनको आपने देखा है। उन वीडियो के अंदर हमने आपको ये जानकारी दी थी कि सहारा इंडिया क्या है, क्या वजूद है सहारा इंडिया के शाहरा श्री सुब्रत राय का, किस तरह मात्र 2000 रुपए के साथ में 42 निवेशकों के साथ में मिलकर 1978 में जिस कंपनी की स्थापना की थी, वह कंपनी हिंदुस्तान के 6 करोड़ से अधिक निवेशकों के सानिध्य में 12 लाख लोगों को रोजगार देने वाली बनी और जिसने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी का खिताब हासिल किया। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में हम उसका लिंक पेस्ट कर रहे हैं, उसको जरूर देखें। साथ ही ये जरूर कहेंगे कि इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सहारा इंडिया से संबंधित प्रत्येक लीगल अपडेट जो हमें जानकारी में आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। हमने बताया था आपको कि अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंडस्ट्रीज के अंदर 6 करोड़ से अधिक निवेशक और 12 लाख से अधिक लोगों ने रोजगार पाया, उसे क्यों स्कैम कहा गया, क्यों सहारा के ऊपर फ्रॉड का ठप्पा लगा। क्या ये ठप्पा सच है, क्या है हकीकत, क्या है वास्तविकता, उससे रूबरू कराएंगे हम इस चैनल के माध्यम से। लेकिन एक बार फिर से निवेदन करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं सहारा इंडिया के संदर्भ की। मुख्य रूप से सहारा के 6 करोड़ निवेशकों के साथ आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, वह परिस्थितियां सहारा की 2 कंपनियों को लेकर है, जिसमें एक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और दूसरी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। वर्ष 2007-8 की बात है जब सहारा इंडिया फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर आरबीआई ने बैन लगा दिया था और उनके फंड रिलीज को रोक दिया गया। अब सहारा को आवश्यकता थी कि वह किस रूप में
फंड रिलीज कर पाए जिसमें आरबीआई हस्तक्षेप नहीं कर पाए। तो यह उनको सोचना था और इस सोच के साथ उन्होंने सोचा कि वो डिबेंचर के जरिए लोगों से फंड इकट्ठा करें। डिबेंचर के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए बात कंपनी की आती है, तो हम आपको बता दें कि कंपनी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि पब्लिक से फंड रेज करना, फंड इकट्ठा करना और कंपनी की आगामी कार्यवाही को करना। अब बात यह आती है कि 200 से अधिक शेयर होल्डर से यदि कोई फंड इकट्ठा किया जाता है तो वहां वह कंपनी सेबी के रेगुलेशन में आती है और यहाँ पर बात डिबेंचर के जरिए फंड इकट्ठा करने की थी। तो जब 50 से कम निवेशक हो, 50 से कम लोगों से यदि फंड रेज किया जाता है तो वह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो सहारा इंडिया ने सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन की ये दो कंपनियां तैयार की और जिनसे उन्होंने फंड रेज करना शुरू किया। अगर 50 से अधिक निवेशक से यदि फंड इकट्ठा किया जाता है तो वहां सेबी के रेगुलेशन में सेबी की अनुमति आवश्यक होती है। जब सहारा ने सहारा सिटी प्राइम के नाम से आईपीओ जारी करने के लिए जब वो सेबी के पास पहुंचे और अपने सारी डिटेल और जो भी सारी कंपनीज की जानकारी और जो परफॉर्मा सेबी का जो आवश्यक है वह जब उनको सुपुर्द किया तो वहां सेबी को यह जानकारी हुई कि सहारा इंडिया ने सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम से 2.5 करोड़ से अधिक लोगों से 24,000 करोड़ से अधिक फंड इकट्ठा किया है और यह सेबी की जानकारी में और सेबी की अनुमति के बिना किया गया है। तब सेबी ने न्यू डिवेंचर जारी करने पर, सहारा के न्यू डिवेंचर जारी करने पर रोक लगा दी, उसको प्रतिबंधित कर दिया और एक आदेश दिया कि सहारा सभी निवेशकों को जो उनका 24,000 करोड़ रुपया जो 2.5 करोड़ लोगों ने लगा रखा था वह उनको 15% ब्याज के साथ लौटा दे। सहारा को यह बात नागवार गुजरी और सहारा इस मामले को लेकर पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां से उनको इस मामले पर अंतरिम राहत प्राप्त हो गई। लेकिन जब उस कोर्ट का स्टेटस भी आगे वही रहा तो मामला बढ़ते हुए पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां पर भी सहारा के सामने वही स्थिति रही कि वह निवेशकों को उनकी राशि लौटाए। तो सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने इंटीमेट किया कि वह सेबी को यह राशि लौटाए और सेबी उन निवेशकों को यह राशि लौटाएगी। इस पर सहारा द्वारा 22,000 करोड़ रुपए और दस्तावेज मांगने पर 127 ट्रक डॉक्यूमेंट सेबी को भेजे। सेबी ने उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके बताया कि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर जो है वो फेक है और इसके अलावा सेबी ने देश भर के 150 से अधिक दैनिक समाचार पत्रों में इस बाबत का विज्ञापन जारी किया कि लोग उनके समक्ष दावे प्रस्तुत करें, राशि का भुगतान प्राप्त करें। इसके अलावा उन्होंने 20,000 निवेशकों को इस संदर्भ में पत्र भी जारी किए। सेबी के इतने प्रयास के बावजूद सेबी मात्र 107 करोड़ के लगभग की राशि ही निवेशकों को भुगतान कर पाई। इस अवस्था के अंदर जब बात आगे बढ़ी तो सहारा ने कहा कि हम 93% लोगों को राशि का भुगतान कर चुके हैं, इस कारण लोग सेबी के पास अपनी राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए जा ही नहीं रहे। लेकिन सहारा इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण, कोई मजबूत दस्तावेज कोर्ट के समक्ष या सेबी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया कि उन्होंने किस तरह निवेशकों को राशि लौटाई है। इस बात को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया और उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। फरवरी 2014 में सहारा श्री सुब्रत राय के साथ उनकी कंपनी के 2 अन्य डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया और नवंबर 2017 में ईडी के द्वारा सहारा के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का
केस दर्ज किया गया। यहाँ पर यह बता दूं मैं कि जब सेबी ने निवेशकों के संदर्भ में यह कहा कि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स फेक है, तब वहां सेबी ने इस मैटर को मनी लॉन्ड्रिंग का बताया गया था। अब बात यह आ रही है कि नवंबर 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल हुआ। साराश्री सुब्रत राय के गिरफ्तार होने के बाद 2 वर्ष बाद वह पैरोल से बाहर है, किंतु आज भी परिस्थितियां जस की तस, निवेशकों के हाथ केवल और केवल निराशा लग रही है। निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बहरहाल देखने की बात यह है कि 6 करोड़ से अधिक निवेशक, 12 लाख से अधिक जिनको रोजगार मिला था उन सब की नजरें टिकी हुई है सहारा सेबी के विवाद पर और इस बात पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट निवेशकों के हित में किस प्रकार राहत प्रदान करने का कार्य करते हैं। सोचने की बात यह है कि 1.5 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति वाला सहारा इंडिया परिवार का वजूद खत्म हो जाएगा। 6 करोड़ से अधिक निवेशकों का सहारा बंद हो जाएगा या 12 लाख से अधिक लोगों के रोजगार खो जाएंगे। यह बातें बहुत ही मुद्दा इसीलिए रखती है क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विश्व में कोई सानी नहीं है। आखिर कौन फिक्र करेगा सहारा की? अगर हम सहारा ग्रुप की बात पे गौर करें, जो सहारा श्री हमेशा से कहते आ रहे हैं, उनके जो ऑथेंटिक लोग हैं वो कहते आ रहे हैं कि सेबी ने 150 अखबारों में विज्ञापन दिया था कि लोग उनके सामने राशि के भुगतान के लिए दावे पेश करें। 20,000 निवेशकों को पत्र लिखे, लेकिन फिर भी वो 107 करोड़ का ही भुगतान कर पाए। और उन्होंने दावा ये किया कि हम 93% लोगों को भुगतान कर चुके हैं। सेबी ने एक विज्ञापन में यह भी कहा था कि यह हमारा अंतिम विज्ञापन है, इसके बाद हम किसी दावे को स्वीकार नहीं करेंगे। जिन भी निवेशकों को दावा प्रस्तुत करना है वह दावा प्रस्तुत कर दे। लेकिन जब किसी के दावे नहीं पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर सहारा का कहना यह है कि हम निवेशकों को उनकी राशि का भुगतान कर चुके हैं। ऐसे में नए दावेदार कहां से आएंगे? सेबी हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। वहीं सेबी ने हाल ही में 62,600 करोड़ रुपए को और लेना बताकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है और उनका कहना है कि सहारा 62,600 करोड़ रुपए सेबी में जमा कराए या फिर वह जेल जाए, उनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भुगताई जाए। सोचने की बात यह है कि वह सेबी जो आज तक जो राशि जमा है उस राशि का भुगतान भी निवेशकों को ढूंढ कर नहीं कर पाई है। ऐसी अवस्था में 62,600 करोड़ रुपया सेबी जो लेना चाहती है वह कहां तक उचित है? सोचने की बात यह आती है कि न हम सेबी के खिलाफ जा रहे हैं, न हम किसी और एजेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब 62,600 करोड़ रुपए यदि सहारा द्वारा अगर फिर दिए जाते हैं सेबी को, तो सेबी उनकी राशि का भुगतान किस रूप से कर पाएगा? यहाँ कोई तीसरा विकल्प निकालना आवश्यक है कि आखिर वह निवेशक कौन है जिनको राशि का भुगतान नहीं किया गया है और वह भुगतान उनको किस तरफ से होगा। यह बात अलग है कि सहारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया कि उन्होंने 93% लोगों को भुगतान कैसे किया। इस मामले में खुद निवेशक कहते हैं कि मामला सहारा क्यूसॉफ्ट से जुड़ा है, मामला सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़ा है, मामला स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़ा है। लेकिन इस मुद्दे पर हम अगले वीडियो में और बात करेंगे, आपके सामने और हाजिर होंगे। लेकिन आज सोचने की बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी सेबी को फटकार लगानी होगी कि वह अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के सामने और निवेशकों के सामने इस बात को क्यों प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं कि 107 करोड़ का भुगतान हुआ तो बाकी निवेशक कहाँ है? क्या उन 127 ट्रक के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हुआ तो उनकी रिपोर्ट्स क्या है? तो इस मैटर में बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि सहारा सेबी के खिलाफ, सेबी सहारा के खिलाफ एक जंग लड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस जंग के अंदर पीस रहे हैं कुल मिलाकर आज की तारीख में 6 करोड़ से अधिक निवेशक और 12 लाख से अधिक कर्मचारी और एडवाइजर जिनका भविष्य जुड़ा हुआ है सहारा इंडिया परिवार के साथ।
सारा इंडिया के वजूद को हमने गए वीडियो में सुना था, लेकिन आज हमने सुना कि सारा इंडिया के ऊपर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिनके चलते सहारा आज कोर्ट के चक्कर काट रहा है और सहारा श्री इस मामले के अंदर परेशान है। हम एक पल के लिए मानते हैं कि यहाँ सहारा इंडिया की गलती है कि उनको सेबी से परमिशन लेनी थी, उनको सेबी से अनुमति लेनी थी कि वह इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इन्होंने पब्लिक से इस प्रकार फंड रिलीज किया है। लेकिन क्या सारा इंडिया के इतने बड़े वजूद होने के बाद क्या सेबी की आंखों पे उस समय पट्टी बंद गई थी? जिस समय सारा इतना बड़ा काम कर रहा था उस समय उनकी नजर में क्यों नहीं आया? क्या इन सरकारी एजेंसीज की खामियों का जो परिणाम है वह निवेशक क्यों भुगत रहे हैं? क्या सेबी को उस वक्त नजर नहीं आया जब सहारा के बड़े बड़े उद्घाटन हो रहे थे, बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे थे और पब्लिक से जो फंड रिलीज किया जाता या एक दूसरे के कान में कहकर नहीं किया जा रहा था, वह तो अखबार में विज्ञापन हो रहे थे, लोगों के पास ब्रोशर पहुंच रहे थे, 12 लाख से अधिक एडवाइजर काम कर रहे थे और पूरे हिंदुस्तान में उनकी शाखाएं फैली हुई थी। तो उस वक्त सेबी की नजर में यह चीज क्यों नहीं आई कि आखिर सहारा कोई गैर कानूनी कार्य कर रहा है? और तो अगर सहारा ने कोई गैर कानूनी कार्य किया है और वहां पर अगर सरकारी एजेंसीज अपनी आंखें मूंद रही है तो वह कहीं ना कहीं देश के निवेशकों के साथ धोखा है और उसके लिए सरकारी विभाग भी उतने ही उत्तरदायी है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि यह सहारा का विवाद हो, सहारा सेबी का विवाद हो या फिर सेबी का आरबीआई के साथ विवाद चल रहा हो या फिर सेबी का आरओसी से विवाद चल रहा हो, लेकिन इन विवादों के चलते, इन छोटी बातों के चलते आज देश के 6 करोड़ से अधिक निवेशकों के साथ किसी प्रकार का अगर गलत होता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम उत्तरदायी है। खैर, बात सबसे बड़े मुद्दे की यह है कि क्यों सहारा उस बात को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है कि उनके द्वारा 93% लोगों को भुगतान कर दिया गया है, तो उसका स्पष्टीकरण क्या है? क्यों सेबी के पास लोगों के दस्तावेज नहीं जा रहे हैं, लोगों के दावे नहीं गए कि हमको भुगतान करो? तो उस बीच भी छुपा है, तो छुपा है सहारा क्यू शॉप की कहानी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, स्टार्स क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, जिसके मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे और अपनी बात को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आखिर क्यों सेबी के पास दावे नहीं पहुंचे, क्यों सहारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया। लेकिन कहना चाहेंगे आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। अगले वीडियो में निवेशक क्या करे कि उनको जल्द से जल्द उनकी उस राशि का भुगतान हो जो सालों से अटकी पड़ी है, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की तारीख में हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।